हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। आई होप कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ताकि आपका जो सर प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या कर पाए बेटा, दूर कर पाए। तो कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले बेटा, क्लास 10th हिंदी का पूरा पूरा सॉल्व मॉडल पेपर देखने वाले। जी हाँ, फुल सोल्यूशन ये होने वाला है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर का बेटा पेपर रहेगा। पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 23 नंबर चाहिए। और ये आप मॉडल पेपर प्लीज तैयार कर लीजिएगा। और ये आपका बेटा क्या रहेगा, पेपर कोड रहेगा 801 एक से। आपका क्या रहने वाला है बेटा, पेपर कोड रहने वाला है, ऐसी रहता है। और ये मॉडल पेपर फुल सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है ना। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। प्रारंभ जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए बेटा क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सभी प्रश्न करना क्या रहेगा आपके लिए, अनिवार्य रहेगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ 1 नंबर के बेटा 20 बहुविकल्पी रहेंगे, जिसका उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना रहेगा। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको देना रहेगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का आपको उपयोग करना है। प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। खंड ब में 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, मतलब लिखने वाला रहेगा। खंड ब में सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ देना है। प्रथम प्रश्न से आपको करना है बेटा, अंतिम तक करते जाना है। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर आपको समय लॉस नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते बेटा खंड हम लोग अ की, किसकी बात करते, खंड अ की। पहला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक है बेटा। रस मीमांसा के लेखक कौन है? याद कर लीजिए सर, रामचंद्र शुक्ल हैं। रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे है, सेवा सदन उपन्यास के सर लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक सर कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है सर जी। गांधी की देन के लेखक कौन है सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो जो प्रसिद्ध आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके जो बेटा लेखक हैं वो हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है बेटा? तो धर्मवीर भारती हैं। शुक्लोत्तर युग के बेटा लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि बेटा कौन है? भूषण है। रीतिकाल वीर रस के प्रसिद्ध कवि का नाम बेटा क्या लिखना है? तो भूषण जी हैं, याद कर लीजिएगा। और अगला है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है बेटा? तो इसके भी भूषण ही हैं। अगला है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है बेटा? हरियोध जी की है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरियोध जी की है। और यहाँ पे अगला है, सुमित्रानंदन पंत की रचना बेटा कौन सी है? वो है युगवाणी है। कौन सी है? युगवाणी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है सर? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है प्रगतिवादी युग के कवि आपके नहीं है, प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। अगला 11 नंबर वाला है, करुणा रस का स्थायी भाव सर क्या होता है? करुणा रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुणा रस का स्थायी भाव बेटा क्या होता है? शोक होता है। और अगला है, मनो मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार के लिए प्रायः प्रयुक्त होते हैं सर जी? यह उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए प्रायः प्रयुक्त होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर वाला क्या है? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विसरे करुणा एन चितई जान की लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? यह सोठा है, रोला है, समैया है या कुंडलनिया है? तो यह बेटा आपका क्या है? सोरठा है। अगला यहाँ पे है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। मतलब कि जब हमारा उपसर्ग क्या होता है, जो आगे जुड़ता है। उपदेश भी हमारा है, उपनाम भी है, उप जुड़ा हुआ है, उपमान भी है, लेकिन ऊपर जो है नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। अगला है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो प्रत्यय जो होते हैं बेटा 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, त्रिवेणी में कौन सा समास है बेटा? तो द्विगु समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। और अगला है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? प्रमोद हो जाएगा। प्रमोद का तत्सम रूप बेटा प्रमोद हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि में देखेंगे इति धन आदि।
इति, धनी, आदि, इत्यादि। अगला है फलेन शब्द का वचन और विभक्ति बताइए। तो बेटा फलेन में जो शब्द है, वचन है, इसमें एक वचन है। सर विभक्ति कौन सी है सर? तृतीया विभक्ति। ध्यान देना कि जो फलेन शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो एक वचन है और तृतीया विभक्ति है। अगला यहाँ पे हसतु धातु का रूप वचन एवं पुरुष है सर। हसतु का एक वचन है और जो पुरुष है सर जी, इसमें प्रथम पुरुष है। क्या है? प्रथम पुरुष है। उसके बाद यहाँ पे बेटा खंड ब है। जो खंड ब रहेगा, ये रहेगा वर्णात्मक। वर्णात्मक मतलब लिखने वाला रहेगा। ये जो गद्यांश रहेगा 6 नंबर का रहेगा और दो आपके गद्यांश रहेंगे, एक को करना रहेगा और अथवा में दो रहेंगे। तो हम दोनों सॉल्व करने वाले हैं और पद्यांश बेटा दो ही रहने वाले हैं, ध्यान देना। ठीक है ना? चलेगा। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है यहाँ पे बेटा? ध्यान देना। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि की हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति या मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, वहीं लक्ष्मण उग्र और उद्धत प्रकृति के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रांगण स्नेह था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। मतलब कि ये कहाँ से लिया गया है, लेखक कौन है? तो ये जो हमारे लिया गया है, यहाँ पे मित्रता शब्द आया है, तो याद कर लीजिए बेटा, ये हमारा लिया गया है मित्रता चैप्टर से। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी कि यहाँ पे सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप बेटा? कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। अगला बेटा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जिसके नीचे यहाँ पे लाइन खींचा गया है, आप इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा बेटा। यही क्या हो जाएगा? आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। ठीक है ना? देखिएगा है क्या यहाँ पे है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि की हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसी को बेटा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप? यहाँ पे लिख देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव एक समान कोई महत्व नहीं रखता। यदि इसमें कुछ मायने रखता है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की कितनी सहानुभूत रखती हैं। वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव के होने पर भी उनका मित्रता सच्ची सिद्ध होती है। यदि वे ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता निभाई जा सकती है। राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के मित्रता के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है ना? चलिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना है? मतलब इस गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? तो आप सीधा लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक का यह कहना है कि मित्रता के लिए समान स्वभाव और रुचि का होना ही आवश्यक नहीं है। इस बात को उन्होंने दृष्टांत पूर्वक सिद्ध किया है कि परस्पर विपरीत स्वभाव वाले भी मित्र हो सकते हैं। राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, परंतु स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रांगण स्नेह था। उसी प्रकार कर्ण महान विचारों वाले एवं महादानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी और लोभी था। फिर भी उन दोनों में मित्रता अटूट रही। उनके इन अटूट स्नेह संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति ही थी, जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति को खाई में पाट दिया था। अगला अगर ये नहीं आ रहा है बेटा, तो अथवा में यहाँ पे ये कर सकते हैं। दो आपको दिए जाएंगे। क्या है यहाँ पे अगला गद्यांश? दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, वह यह है कि संस्कृति और अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहाँ उन सब में एकता है। इस बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण में बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा, क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। सबसे पहला बेटा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश
हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अगला यहाँ पे बेटा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। मतलब कि आपको बताना है कि जिसके नीचे लाइन खींचा गया इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। यानी कि यह है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश के क्या है, प्राण है। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे कि इस अवतरण के माध्यम से लेखक का कहना है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण और एकीकृत चेतना शक्ति ही हमारे देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। ऐसी चेतना शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है, जो हमारे देश के सभी शहर, गांव और प्रदेश, सभी धर्म और उनके मानने वाले विभिन्न संप्रदाय, इन समुदायों के विभिन्न वर्ग और इनसे संबंध जातियां आपस में बंधी हुई हैं। उसके बाद बेटा तीसरा यहाँ पे प्रश्न है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि जनसाधारण का हृदय किन-किन बातों से हो उठा और त्याग क्यों आंदोलित हो उठा? तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि जनसाधारण का हृदय अहिंसा, सेवा, त्याग की बातों से आंदोलित हो उठा, क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। उसके बाद क्या बेटा पद्यांश आएंगे, 6 नंबर के 2 रहेंगे, अथवा में करने के लिए रहेगा। क्या यहाँ पे? निर्गुण और देश को बासी मधुकर कहीं समुझाई सौ हृदय बुझत साच न हासी। को है को है जनक, कौन है जननी, कौन है नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसे किमी किहि रस में अभिलाषी। पावगौ पुनि के कियो आपनो जौर करोगो गासी, सुनत मौन है रहो बाबरो सुन सुर सबय मति नासी। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे क्या है, वो है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब आपको क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है और यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। तो ये किस महाकाव्य से है, ये बेटा है सूर सागर महाकाव्य से। किसने लिखा था बेटा? सूरदास ने लिखा था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न बेटा क्या है यहाँ पे, ये प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित में कुछ नहीं रहेगा, जिसके नीचे लाइन खींचा गया उसी का आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब हिंदी में। जैसे यहाँ पे है, क्या है, निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कहीं समुझाई सौ सौ हृदय बुझत साच न हासी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसे किहि किनि रस में अभिलाषी। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिख देंगे बेटा कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं? हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम यह बताओ कि निर्गुण का पिता कौन है, इसकी माँ कौन है, कौन पत्नी है और उसकी दासी कौन है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसे किस रस से अधिक लगाव है। अगला यहाँ पे बेटा प्रश्न है लास्ट वाला, क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? कौन सी कठिनाई व्यक्त की गई है? तो आप सीधा लिखेंगे कि निर्गुण ब्रह्मा का पूरा परिचय पूछते हुए गोपियों ने उद्धव को चेतावनी भी दिया है कि यदि उन्होंने झूठ या कपटपूर्ण उत्तर दिया तो उन्हें अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यदि निर्गुण का कोई सांसारिक परिचय संभव नहीं है तो फिर ग्रामवासियों, साधारण नारियां या उनकी उपासना उससे प्रेम कैसे कर पाएंगी? तब तो वे कृष्ण से अपने प्रेम को ही निर्गुण उपासना श्रेष्ठ बताएगी। अब ये नहीं आ रहा है बेटा, तो अथवा में आप ये कर सकते हैं। देखिएगा, आप वो करिए, अथवा में चाहे ये करिए। इसमें क्या है, इसमें ये है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हित में तम में जी लेता है कांप कांप कर, पर भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। सबसे पहला यहाँ पे कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगला है विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। और अगला है रेखांकित अनुराग अलौकिक तथा हिम में सब में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या बेटा, पद्यांश का संदर्भ लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप सीधा लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी की काव्य संग्रह स्वप्न में संकलित है। उसके बाद बेटा प्रसंग में क्या लिखेंगे? कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक
मनुष्य को अपनी अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना पसंद करता। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है यहाँ पे? ये है रेखांकित विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, और उपयुक्त पद्यांश के आधार पर आपको लिखना रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो मनुष्य विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपनी जीवन व्यतीत करता है। फिर भी वो उस स्थान से लगाव के कारण वहां की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। वह कष्ट उठाता है, भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। अगला यहाँ पे प्रश्न था, रेखांकित अंश अनुराग, अलौकिक और हिम में सब में कौन सा अलंकार था? तो यहाँ बेटा अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद आपका आएगा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। देखिएगा, संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश आएगा, मुझे अच्छे से उतना संस्कृत नहीं आती, क्योंकि बेटा हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको हम वो टिप्स और ट्रिक्स आपको बता देंगे जो आपके बोर्ड में आएंगे, उसकी गारंटी हमारी है। वो लास्ट में आपको गिन चुन के करवा दूंगा, आप कर लीजिएगा। अगर ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं एक आध ठो संस्कृत का पढ़ देंगे, हाँ, तो बेटा आप बहुत गरियाएंगे, ठीक है ना। मुझे संस्कृत उतनी अच्छे से नहीं आती, सो प्लीज इसको भी स्किप कर देते हैं, लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट वाला मैं करवा दूंगा। क्लियर है ना। उसके बाद बेटा खंड काव्य है। जो खंड काव्य रहेगा, यह आपको अपने जिले के अनुसार देना रहेगा प्रश्न का उत्तर। ऐसा नहीं सर हम यही करवा दें, पता लगा कि वो आपके बोर्ड में आया ही नहीं, क्योंकि आपका जिला अलग था। तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा। जैसे तुमल है, ज्योति जवाहर है, करवीर भारती है, मेवाड़ है, कर्ण है, मातृभूमि है, तो इसको कर लेंगे। उसके बाद आपका आएगा क्या बेटा, देखिएगा यहाँ पे छठा प्रश्न, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा बेटा है भगवत शरण उपाध्याय। तो पहला यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय क्या है। हिंदी के छायावाद काव्य खंड के ब्रह्मा कहलाने वाले जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता का नाम बाबूदेव प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बनारस से ही हुई थी। इन्होंने हिंदी के साथ साथ संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त किया। घरेलू वातावरण के प्रभाव से बाल्यकाल से ही इनकी रुचि साहित्य में थी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में समया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता सामन पंचक सन 1906 में भारतीय पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी का विवाह 1909 में विंध्यवासिनी देवी से हुआ था, जो बाद में क्षय रोग की वजह से चल बसी। और इनका तीसरा विवाह 1919 में कमला देवी से हुआ था, जिससे इन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, और पुत्र का नाम रत्न शंकर रखा गया। इन्होंने अंतिम समय में क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे, मतलब इनको टीबी हो गया था, और अंततः 15 नवंबर 1937 में 47 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं जैसे उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, प्रेम पथिक है, चित्राधार है, झरना है, आंसू है, लहर है, और बेटा क्या है, कामायनी है। उसके बाद बेटा कवि आएंगे। आपका क्या आएगा, एक आपका आएगा लेखक का, दूसरा आएगा बेटा कवि का। तो यहाँ पे कवि में किसका है ध्यान देना, यहाँ पे है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, बिहारी लाल, महादेव वर्मा और श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सूरदास का जीवन परिचय। क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सशक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। ये जन्मांध थे, मतलब कि जन्म से ही अंधे थे, किंतु इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का जिस प्रकार वर्णन किया है वह अंधी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसा विद्वानों का मत है कि इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, जो गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए ले गए थे, और जहां कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हुए पारसौली नामक गांव में सन 1583 में इनका क्या हो गया बेटा, देहांत हो गया। इनकी रचना है वो बेटा क्या है, सूर सागर इनकी क्या है, एक रचना है। उसके बाद इनका क्या बेटा, श्लोक है। क्या है श्लोक, देखिएगा यहाँ पे, मतलब आपको करना है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो। तो श्लोक आपको एक याद कर लेना है। चलिए हम याद करा देते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसलास हाँ तमेव तनुषे चेत। दूसरा है विश्वास मित्र मिस्म धुनाय कुलवत कुलव्रतम पाली
क्षतिकः। बेटा मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं फिर से कह रहा हूँ, मान लीजिए गलत हो जाए, थोड़ा बवाल मत करिएगा ना। उसके बाद यहाँ पे बेटा क्या है, आपका आएगा पेपर में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में उत्तर लिखकर आपको देना रहेगा, अनुवाद करना है। सीता विद्यालय जाती है, हमें वहाँ जाना चाहिए। घर के चारों ओर पेड़ है, बालक खेल रहे हैं। तो पहला है सीता विद्यालय जाती है, तो क्या हो जाएगा सीता विद्यालयम गच्छति। उसके बाद हमें वहां जाना चाहिए, यानी कि वयम तत्र गच्छेम। फिर यहाँ पे घर के चारों ओर पेड़ है, गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, बालक खेल रहे हैं, यानी कि बालकाः हाँ क्रीडन्ति। उसके बाद यहाँ पर है क्या है बेटा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है संस्कृत में। पहला है ज्ञानम कुत्र संभवति, दूसरा है पुरुराजः केन स युद्धम अकरोत्, उसके बाद है कुत्र मरणम मंगलम भवति, और अगला है अस्माक संस्कृते कः नियमः। पहला है ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। दूसरा है पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, तो इसका हो जाएगा पुरुराजः अल छंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। अगला है कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणायाम मंगलम मरणम मंगलम भवति। अगला है अस्माक संस्कृते कः नियम, अस्माक संस्कृते नियम पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्ति। अगला यहाँ पर बेटा है निबंध लेखन, और जो कि अपना लास्ट सवाल है। क्या है बेटा निबंध लेखन, जो कि लास्ट सवाल है। और आप देख सकते हैं आपके बोर्ड में कितने नंबर का आया है, तो 9 नंबर का आपके बेटा बोर्ड में आया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड में आएगा, भर भर के आता है, प्लीज आप आंसर करके आइएगा। क्या है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय यहाँ पर रहेगा, निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि। अगला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। फिर है विज्ञान के चमत्कार। फिर अगला है विद्यार्थी जिनमें खेल का महत्व। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान पर। स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध करें, कोई दिक्कत सर नहीं है, चले करते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर में दिन सर्वप्रथम हाँ के दिन सर्वप्रथम गांधी जी ने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की, और फिर नई दिल्ली में स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाया। इसके बाद मोदी जी ने जनपथ पर जाकर इस अभियान की शुरुआत की, और सभी राष्ट्रवासियों को इस अवसर पर उन्होंने लगभग 40 मिनट तक संबोधित किया और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने आजादी से पहले नारा दिया था क्विट इंडिया और क्लीन इंडिया। आजादी की लड़ाई में उनका साथ देकर देशवासियों ने क्विट इंडिया के सपनों को साकार कर दिया, लेकिन आज भी क्लीन इंडिया का सपना अधूरा ही रह गया। अब समय आ गया है कि हम 100 करोड़ भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वच्छ बनाने का प्रण करें, और स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के लिए 5 वर्ष यानी 2 अक्टूबर 2019 की अवधि निश्चित की गई है। हाँ, अरे भैया यहाँ पे 29 लिखेंगे सही रहेगा, ठीक है ना? कर लीजिएगा अपना जो भी आपको डालना रहेगा। हाँ, यद्यपि यह अभियान अपनी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन सरकारी प्रयासों से यह आभास हो रहा है कि सरकार इस अभियान को निर्धारित समयावधि को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान के लिए प्रति जनसाधारण को जागरूक करने के लिए सरकार समाचार पत्रों, विज्ञापनों आदि उपरोक्त सोशल मीडिया का माध्यम उपयोग कर रही है। वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर क्या-क्या स्थिति है? तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना लाभप्रद है। इस दिशा की ओर किए गए आरंभिक प्रयास भी सराहनीय है, परंतु आज भी पूरा दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की है। जब जब भारत की अर्थव्यवस्था, तरक्की, ताकत और प्रतिभा की बात होती है, तब तब इस बात की चर्चा होती है कि भारत एक गंदा देश है। पिछले ही वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन ने कई ब्लॉगों पर गंगा में तैरती लाशों और भारतीय सड़कों पर पड़े कूड़े और ढेर की तस्वीर छाई रही। उसके बाद है स्वच्छता का क्या-क्या महत्व है। तो ये सभी बातें और तथ्य हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम भारतीय साफ-सफाई के मामले में पिछड़े हुए हैं, जबकि उस समृद्धि और गौरवशाली संस्कृति के अनुयायी हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सदा पवित्रता और शुद्ध रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और यह सही है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक है, लेकिन बाहर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। अस्वच्छ परिवेश प्रतिकूल प्रभाव हमारे मन में ही पड़ता है।
जिस प्रकार एक स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का वास होता है, उसी प्रकार स्वस्थ और शुद्ध व्यक्तित्व का विकास भी स्वच्छ पवित्र परिवेश में ही संभव है। अंतःकरण की शुद्धि और मार्ग की बाहरी शुद्धि स्वच्छता से ही होकर क्या होती है बेटा, गुजरती है। ठीक है ना? तो ये रहा आपका क्लास 10th जो है आपका हिंदी का फुल मॉडल पेपर सॉल्यूशन बेटा। आप इस मॉडल पेपर को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और हम आपका जितने भी मॉडल पेपर हैं बोर्ड में आ सकते हैं वो सारा सेट लेकर आएँगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है और जुड़ना ज़रूर है। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।